अलावा कुछ एक डेफिनेशंस हो सकती हैं, आपसे डेफिनेशंस पूछी जा सकती हैं। जैसे हम आपको ये बोल रहे हैं डिफाइन ऑब्जेक्टिव फंक्शन, तो आप क्या बोलोगे? ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या होता है? ऑब्जेक्टिव फंक्शन इज द फंक्शन based upon the linear constraints which is to be maximized or minimized. ठीक है, what do you mean by decision variable? एक टर्म आती है decision variable, किसको बोलेंगे? decision variable means the variables x and y which we take for solving LPP are known as decision variables. जो x और y यूज करते हो ना आप LPP में, उनको decision variable बोलेंगे हम। फिर एक तीसरी टर्म आती है, what do you mean by the term linear constraint? अब ये लीनियर कंस्ट्रेंट क्या होता है? द इनइक्वेशंस और रिस्ट्रिक्शंस ऑन द बेसिस ऑफ व्हिच वी हैव टू सॉल्व एन एलपीपी, दे आर नोन एज लीनियर कंस्ट्रेंट्स। व्हाट डू यू मीन बाय नॉन नेगेटिव रिस्ट्रिक्शंस? अब ये सारी डेफिनेशंस जो मैं आपको बोल रही हूँ ना, दे आर मेंशन्ड इन योर बुक एट पेज नंबर, आप निकाल लीजिए इस पेज नंबर को, पेज नंबर 4। बेटा पेज नंबर 4 है, ये देखिए जरा, पेज नंबर 4 पर यहाँ पर ये सारी की सारी डेफिनेशंस आपको गिवन है, ठीक है। ऑल दीज डेफिनेशंस हैव बीन गिवन टू यू ऑन द पेज नंबर 4। तो ये डेफिनेशंस आपको पता होनी चाहिए, आपको ये मालूम होना चाहिए कि आपसे अगर हम कभी पूछ लें व्हाट डू यू मीन बाय ऑब्जेक्टिव फंक्शन, तो ये पहला पार्ट है, ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन का है। नेक्स्ट पर सेकंड नंबर पर दिया हुआ है व्हाट डू यू मीन बाय कंस्ट्रेंट्स, नॉन नेगेटिव कंस्ट्रेंट, डिसीजन वेरिएबल, ये टर्म मैंने सुबह देखी थी, ये उसमें था एनसीईआरटी की बुक में। तो एक्स और वाई को डिसीजन वेरिएबल, तो ये वाली जितनी भी डेफिनेशंस हैं जिनको मैं पॉइंट आउट कर रही हूँ, दे ऑल आर इंपॉर्टेंट फॉर यू, ठीक है। एक तो ये चीजें आपको मालूम होना चाहिए। दूसरा, अब इसके अंदर एक चीज आ रही है व्हाट डू यू मीन बाय सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन मींस द सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ डिसीजन वेरिएबल व्हिच शैल सेटिस्फाई द गिवन एलपीपी। किसी भी एलपीपी को सेटिस्फाई करने वाले डिसीजन वेरिएबल की जो वैल्यूज होंगी दे आर नोन एज सॉल्यूशन। अब एक टर्म आती है विच इज फीजिबल रीजन। व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म feasible region? Feasible region means the set of graph which is common to all the inequations. आपको linear constraints दिए ना, आपने linear constraints के basis पर प्लॉटिंग की, प्लॉटिंग करके आपने शेडेड एरिया निकाल दिया। ये जो शेडेड एरिया होता है, दिस शेडेड एरिया इज नोन एज फिजिबल रीजन, ठीक है, इसे फिजिबल रीजन कहते हैं। एंड बट अब फिजिबल रीजन के बेसिस पर एक टर्म आती है नेक्स्ट फिजिबल सॉल्यूशन। तो एक बार ना मैं इन टर्म्स को दोबारा से डिस्कस कर लेती हूँ आपके साथ। तीन चीजें हैं जो कि हमें पता होनी चाहिए, वी मस्ट नो अबाउट थ्री थिंग्स। सबसे पहला होता है फिजिबल रीजन। ये फिजिबल रीजन बाउंडेड भी हो सकता है और ये फिजिबल रीजन अनबाउंडेड भी हो सकता है, ठीक है। द फिजिबल रीजन मे बी बाउंडेड, इट मे बी अनबाउंडेड, दो बातें हो गई, ठीक है। अब रीजन इज सेड टू बी बाउंडेड। अब ये जो फिजिबल रीजन है, दिस फिजिबल रीजन इज सेड टू बी बाउंडेड if it can be enclosed in a circle। अगर आप इसे एक सर्कल में एंक्लोज कर सकते हो तो ये क्या कहलाएगा? बाउंडेड कहलाएगा। मतलब क्या हुआ इसका, जैसे ये x है, ये y है, दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन, हमें इसके लेफ्ट नीचे की तरफ का सॉल्यूशन लेना है। ये सेकंड है, इसके लिए हमारा सॉल्यूशन इस तरफ आना चाहिए। ये थर्ड लाइन है जिसमें जो सॉल्यूशन है वो नीचे की तरफ आ रहा है, साथ में x और y पॉजिटिव है। अगर मैं सब कंडीशंस को ध्यान में रखूं तो मेरा फिजिबल रीजन ये वाला बनता है, ठीक है। दिस इज द रीजन विच इज कॉमन टू ऑल द इनइक्वेशंस। इतना क्यों? इसके भी नीचे की तरफ, y एक्सिस के राइट में, x एक्सिस के ऊपर, इस लाइन के नीचे और इस लाइन के भी नीचे। तो ये जो रीजन है ना मेरा, ये वाला, ये मेरे पास फिजिबल रीजन आ गया। मैंने इसको नाम दे दिया ए। ये ऊपर वाला ट्राइंगल नहीं आ रहा है इसमें, ए पॉइंट ये है, ए ओ बी सी, और एक ये पॉइंट आ गया डी।
अब देखो अगर मैं एक सर्कल बनाऊं तो ये सारा फिजिबल रीजन एक सर्कल के अंदर आ गया। सर्कल के अंदर यानी एक बाउंड्री के अंदर आप इसे इंक्लोज कर सकते हो। इफ यू कैन इंक्लूड द होल फिजिबल रीजन इनसाइड अ सर्कल, सर्कल कैन बी ऑफ एनी रेडियस, कहने की बात ये एक बाउंड्री में बांध सकते हो आप इसको। अगर ऐसा है तो रीजन को क्या बोलेंगे? बाउंडेड फिजिबल रीजन। और अगर ऐसा नहीं है, अब जैसे मान लो आपने कोई इक्वेशन सॉल्व की और सॉल्व करने के बाद आपका जो बाउंड्री जो रीजन आ रहा है ना फिजिबल रीजन, वो ये वाला है। ठीक है, you got this kind of reason। अब इस रीजन का मतलब तो ये है कि इस डायरेक्शन में जो कुछ भी है वो सब आ जाएगा। अब आप इसमें एक सर्कल बना सकते हो? आप इसमें सर्कल बना ही नहीं सकते। क्यों नहीं बना सकते? ये ओपन हो गया, ऊपर की तरफ बढ़ता चला जाएगा, ऊपर की तरफ बढ़ता चला जाएगा, तो आप इसे सर्कल की बाउंड्री में बांध नहीं सकते। ये इतने एरिया में तो बंधा हुआ है, जहां तक तो ये बंधा हुआ है कि ये इससे नीचे नहीं आएगा, लेकिन उस डायरेक्शन में जाएं तो ये पूरा बढ़ता जा रहा है, क्योंकि इसमें ऊपर की तरफ कोई बाउंड्री हमारे पास नहीं है। दिस काइंड ऑफ रीजन इज नोन एज अनबाउंडेड फिजिबल रीजन। ठीक है, तो क्या बोलते हैं? अनबाउंडेड रीजन। ये अनबाउंडेड रीजन मोस्टली हमें डाइट प्रॉब्लम्स में देखने को मिलता है। डाइट प्रॉब्लम जहां पर, या फिर जहां पर ये ऐसे वाली इक्वेशंस आती है ना, ग्रेटर देन और इक्वल टू, मोस्ट ऑफ द टाइम्स ऐसी इक्वेशंस में हमें अनबाउंडेड रीजन मिलता है। बट the questions based on unbounded feasible reason have been deleted from our syllabus, इसलिए हमें इन क्वेश्चंस को करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो हमें अनबाउंडेड का केस डिस्कस नहीं करना। तो हमें कौन सा केस डिस्कस करना है? वी हैव टू डिस्कस ओनली द केस ऑफ बाउंडेड फिजिबल रीजन। बहुत छोटा हो गया आप लोगों के लिए। ठीक है, तो बाउंडेड रीजन को हमें डिस्कस करना है। अब अगली टर्म आती है फिजिबल सॉल्यूशन। द नेक्स्ट टर्म है फिजिबल सॉल्यूशन। अब फिजिबल सॉल्यूशन किसको बोलेंगे? फिफ्थ खाली है। नेक्स्ट थिंग आती है फिजिबल सॉल्यूशन। अब फिजिबल सॉल्यूशन किसको बोलेंगे? फिजिबल सॉल्यूशन का मतलब होता है एनी पॉइंट इनसाइड द फिजिबल रीजन। ठीक है, फिजिबल रीजन के अंदर का कोई भी पॉइंट जो है वो फिजिबल सॉल्यूशन कहलाता है। अब आप देखो, हमने जो फिजिबल रीजन निकाला था, मेरे पास जो फिजिबल रीजन था वो ये आ रहा था। अब इस पोर्शन में आप कितने पॉइंट्स अज्यूम कर सकते हो? हाउ मेनी पॉइंट्स आर प्रेजेंट इन दिस रीजन? बताइए जरा। देयर आर इनफाइनाइटली मेनी पॉइंट्स इन दिस रीजन। ठीक है, इनफाइनाइटली मेनी पॉइंट्स हैं। क्यों है? हर पॉइंट, हर एक डॉट के करस्पॉन्डिंग एक पॉइंट मिलेगा आपको, तो इसमें तो इनफाइनाइटली मेनी पॉइंट्स हैं। Since there are infinitely many points in this region, so there are infinitely many solutions in this case। ठीक है, तो पूरे इक्वेशन के नंबर ऑफ सॉल्यूशंस तो इनफाइनाइट आ गए। पूरे रीजन के नंबर ऑफ सॉल्यूशंस तो कितने आ गए? इनफाइनाइट आ गए। अब इसके बाद जो नेक्स्ट चीज आती है कि फिर हम क्यों कहते हैं कि एक ही आंसर आया? क्योंकि हमें फिजिबल रीजन नहीं चाहिए होता, हमें फिजिबल सॉल्यूशन नहीं चाहिए होता। वी नीड टू फाइंड द ऑप्टिमल फिजिबल सॉल्यूशन। अब इन दोनों टर्म्स के मतलब को समझो। इसमें मैंने लिखा सिर्फ फिजिबल सॉल्यूशन, इसमें मैंने क्या लिखा? ऑप्टिमल फिजिबल सॉल्यूशन। ऑप्टिमल का मतलब मैक्सिमम और मिनिमम। ठीक है, जब हमने बोला फिजिबल सॉल्यूशन, तो जो भी पॉइंट गिवन इन इक्वेशंस को सेटिस्फाई करेगा, जो भी हमारे शेडेड एरिया के अंदर आ गया, वो फिजिबल सॉल्यूशन है। लेकिन उन पॉइंट्स में से जो फिजिबल सॉल्यूशन ऑब्जेक्टिव फंक्शन को मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करेगा, दैट फंक्शन इज नोन एज ऑप्टिमल फिजिबल सॉल्यूशन। वो सॉल्यूशन ऑप्टिमल फिजिबल सॉल्यूशन की कैटेगरी में आएगा। इसका मतलब क्या है कि हम लोग प्लॉट करेंगे लीनियर कंस्ट्रेंट्स को, प्लॉट करके हम फिजिबल रीजन निकालेंगे। उस फिजिबल रीजन की हमने शेडिंग कर दी। शेडिंग करने के बाद हमारा जो क्वेश्चन होता है ना एलपीपी में, द क्वेश्चन इज रिगार्डिंग फाइंड द ऑप्टिमल फिजिबल सॉल्यूशन, फाइंड द वैल्यू फॉर एट विच
ऑब्जेक्टिव फंक्शन z इज मैक्सिमम और मिनिमम, हमें तो वो चीज चाहिए होती है मैक्सिमम मिनिमम वाली। तो ऑप्टिमल फिजिबल सॉल्यूशन की डेफिनेशन कभी पूछ ली जाए तो आप क्या बोलोगे, द सॉल्यूशन एट विच द ऑब्जेक्टिव फंक्शन इज आइदर मैक्सिमम और मिनिमम एज डिजायर्ड, जैसा पूछा गया हो, दैट इज नोन एज ऑप्टिमल फिजिबल सॉल्यूशन, और हमें यही फाइंड आउट करना होता है। नाउ द थ्योरम सेज दैट दिस ऑप्टिमल फिजिबल सॉल्यूशन if exist can occur only at the corner points, ये होती है कंडीशन। जो थ्योरम थी ना एक्सट्रीम कॉर्नर मेथड या कॉर्नर पॉइंट मेथड, एक थ्योरम है आपकी बुक में मेंशन्ड है, वो थ्योरम ये कहती है कि ग्राफिकली जब भी हम एलपीपी को सॉल्व कर रहे हैं तो एलपीपी को सॉल्व करते हुए ऑप्टिमल फिजिबल सॉल्यूशन अगर आएगा तो कहां पर आएगा, ओनली एट द कॉर्नर पॉइंट, सिर्फ कॉर्नर्स पर आएगा। क्योंकि ऑप्टिमल फिजिबल सॉल्यूशन सिर्फ कॉर्नर्स पर आएगा, इसलिए जब हमें सॉल्यूशन निकालना होता है तो वी रिकॉर्ड ओनली एंड ओनली द कॉर्नर पॉइंट्स, हम बाकी नहीं लेते, क्योंकि बाकी लेने बैठोगे तो इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस हैं, तो हम सिर्फ कॉर्नर पॉइंट्स को ही लेते हैं। अब कॉर्नर पॉइंट्स हम ले लेते हैं, वो हमारे पास एक्सट्रीम कॉर्नर्स आ गए, उन कॉर्नर्स पर आप z की वैल्यू निकालोगे, अगर मैक्सिमम वैल्यू या मिनिमम वैल्यू एक ही पॉइंट पर आती है तो आप बोलोगे यूनिक सॉल्यूशन है, और अगर वो एक से ज्यादा पॉइंट्स पर आए तो क्या बोलोगे उसको, एक से ज्यादा पॉइंट पर आए तो मैंने आपको बताया था कि मान लो मैक्सिमम वैल्यू ही दो जगह आ गई, दो अलग अलग पॉइंट्स पर, तो उन दोनों पॉइंट्स को मिलाने वाली पूरी की पूरी लाइन जो है वो मैक्सिमम के लिए पॉइंट्स प्रोवाइड करेगी। इसका मतलब क्या होगा कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन आ जाएंगे। अब मान लो आपने कॉर्नर्स, अब फिजिबल रीजन ही नहीं आया कभी, सपोज करो आपने ग्राफ प्लॉट किया और ग्राफ प्लॉट करने के बाद, मैंने परसों भी एक केस लिया था, एक लाइन तो ऐसे जा रही है, दूसरी लाइन ऐसे जा रही है, हमें लेना है सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर का सॉल्यूशन, तो कुछ भी कॉमन नहीं है हमारे पास, क्योंकि कुछ भी कॉमन नहीं है तो इसको बोला जाता है नॉन फिजिबल रीजन, कि फिजिबल रीजन आया ही नहीं। जहां फिजिबल रीजन आएगा ही नहीं वहां क्या होगा, देयर विल बी नो सॉल्यूशन एट ऑल, तो कोई सॉल्यूशन होगा ही नहीं, ऐसे केस में कोई सॉल्यूशन आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये नो सॉल्यूशन का, तो नो सॉल्यूशन का केस कहाँ आएगा, व्हेन वी गेट नॉन फिजिबल रीजन। अब एक पॉइंट और है जो कि हमें पता होना चाहिए, जब भी हम प्लॉटिंग करते हैं ना बेटा, तो प्लॉटिंग करते हुए हम ओरिजिन टेस्ट करते हैं। ठीक है, अब सपोज करो कि आपको इनइक्वेशन ये वाली दे दी, ठीक है, ये इनइक्वेशन दी, आप इसमें ओरिजिन को पुट करो, ओरिजिन तो इसको पहले ही सेटिस्फाई कर रहा है, ओरिजिन इस इनइक्वेशन को पहले से सेटिस्फाई कर रहा है, इसका मतलब ये इनइक्वेशन, इसकी जो बेसलाइन बनेगी ना, इसकी बेसलाइन क्या बन रही है, इसकी बेसलाइन है x प्लस 2y इक्वल टू 0। आप इसके पॉइंट्स फाइंड आउट करोगे, x 0 आता है तो y भी 0 ही आता है, अगर x 0 आ रहा है तो y भी 0 ही आ रहा है, और अगर आप x को लेते हो 2 तो y की वैल्यू तो -1 जा रही है। अब आपने इसको प्लॉट किया मान लो, क्योंकि ऐसे केसेस भी मिल सकते हैं आपको, ये 0 है, ये 1 2 3 1 2 3 और नीचे सपोज ये -1 है, ये y डैश हो गया और ये x डैश हो गया। अब एक पॉइंट तो है 0 0 और दूसरा पॉइंट है 2 -1, आपकी ये वाली लाइन आ गई। अब ये लाइन आ गई तो ये लाइन तो खुद से ही ओरिजिन के अंदर से निकल गई। अब इसमें हम कैसे चेक करें कि हम ऊपर वाला रीजन लेंगे कि नीचे वाला रीजन लेंगे, हाउ विल यू असेस वेदर वी शुड टेक द रीजन अबव दिस लाइन और बिलो दिस लाइन। ये चीज आपको 11th में हमने बताई थी, कोई भी लाइन हो वो पूरे कार्टेशियन प्लेन को 3 हिस्सों में बांटती है, 3 हिस्सों में से एक हिस्सा उसके ऊपर होता है, एक हिस्सा उसके नीचे होता है और एक वो खुद होती है, एक वो लाइन खुद होती है। तो लाइन खुद को तो हमने प्लॉट कर दिया, अब लाइन खुद ओरिजिन में से निकल गई, अब ऊपर वाला पार्ट होगा कि नीचे वाला पार्ट होगा, इनको बोलते हैं हम हाफ प्लेन। ये ऊपर वाला पार्ट या नीचे वाला पार्ट जो भी लिया जाता है दैट इज नोन एज हाफ प्लेन। हाफ प्लेन भी दो तरह का होता है, एक होता है ओपन हाफ प्लेन और एक होता है क्लोज हाफ प्लेन। ओपन हाफ प्लेन लगाते हैं जब ग्रेटर देन और लेस देन का साइन होता है, और क्लोज हाफ प्लेन बोलते हैं जब ग्रेटर देन इक्वल टू और
लेस देन इक्वल टू होता है। ओपन के केस में हम ऐसे डॉटेड लाइन, पूरी लाइन नहीं बना सकते, ओपन के केस में तो हमें डॉटेड लाइन बनानी होती है, और क्लोज के केस में हमें सॉलिड लाइन बनानी होती है। सॉलिड और डॉटेड का मतलब समझ आ रहा है ना? सॉलिड मींस लाइन पूरी होगी, डॉटेड मींस एक इंडिकेशन होगा कि ये बाउंड्री है लाइन की, बाकी उस लाइन को काउंट नहीं किया जाता। ये कंडीशंस होती हैं। तो अब ऐसी लाइन के केस में आप कैसे डिफाइन करोगे, आप कैसे डिसाइड करोगे कि आपका हाफ प्लेन, ये तो ठीक है क्लोज्ड है क्योंकि ग्रेटर देन और इक्वल टू है, क्लोज तो है, लेकिन ऊपर वाला है कि नीचे वाला है? तो यहाँ ओरिजिन टेस्ट फेल हो जाएगा। तो जब ओरिजिन टेस्ट फेल हो जाता है तब क्या करना है? तो हियर ओरिजिन टेस्ट विल नॉट वर्क। क्यों वर्क नहीं करेगा? यहाँ ओरिजिन टेस्ट इसलिए वर्क नहीं करेगा बिकॉज लाइन इटसेल्फ इज पासिंग थ्रू ओरिजिन, क्योंकि लाइन खुद ओरिजिन में से निकल गई। ठीक है, अब लाइन खुद ओरिजिन में से निकल गई तो ओरिजिन टेस्ट तो हम ले नहीं सकते। अब ओरिजिन टेस्ट नहीं ले सकते तो क्या करेंगे? आंसर तो निकालना है ना हमें। So in all such positions, we can check half plane. कैसे चेक करना है? By taking a point of positive x-axis और y। ये ध्यान रखना है आपने। ऐसे सभी केसेस में आप क्या कर सकते हो? पॉजिटिव एक्स एक्सिस का एक पॉइंट लेकर चेक कर सकते हो। इट मे बी अ पॉइंट ऑफ पॉजिटिव एक्स और इट मे बी अ पॉइंट ऑफ पॉजिटिव वाई। कैसे? उसको समझने के लिए लेट अस टेक द पॉइंट 1,0। मैंने 1,0 ले लिया। 1,0 कहाँ लाई करेगा बेटा? द पॉइंट 1,0 लाइज ऑन, नहीं फर्स्ट क्वाड्रेंट कैसे आया? द पॉइंट 1,0 लाइज ऑन पॉजिटिव एक्स एक्सिस। ठीक है, 1,0 कहाँ का पॉइंट है? पॉजिटिव एक्स का। तो 1,0 क्यों लिया? क्योंकि लाइन 1,0 में इसको नहीं जा रही। अगर 10 में से जाती हो तो 20 ले लो, 20 में से भी जाती हो तो, अगर 10 20 दोनों में से निकल गई फिर तो वो एक्स एक्सिस ही होगी, दोनों तो मिलेंगे नहीं। ये हो सकता है 10 में से निकलती हो तो 0 खाली मिलेगा, और अगर वो 0 में से पास हो रही है ना तो पक्की बात है कि आपको 1,0 खाली मिलेगा, क्योंकि अगर इन दोनों में से लाइन निकल गई फिर तो वो एक्स एक्सिस ही बन जाएगी, और लाइन तो अदर देन एक्स एक्सिस ही है हमें। तो हमने 1,0 लिया और पुट किया, पुट दिस पॉइंट इन इक्वेशन में रखो। तो ये आया 1 + 2 × 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, 1 + 0 is greater than equal to 0, 1 greater than equal to 0 which is true। ट्रू रिजल्ट आ गया। ट्रू आने का मतलब है the closed half plane contains 1,0। तो क्लोज हाफ प्लेन इस 10 को कंटेन करेगा। अगर ये क्लोज हाफ प्लेन इस 1,0 को कंटेन करेगा तो हमारा हाफ प्लेन जो है वो ये वाला जाएगा। हो गया ना डिसाइड? तो इस तरह से पता चल जाएगा। नहीं करता है तो नीचे वाला आएगा। मतलब जो काम आप ओरिजिन टेस्ट के लिए करते थे ना, 0,0 के लिए ट्रू आता था तो कहते थे कंटेनिंग ओरिजिन, फॉल्स आता था तो क्या बोलते थे? नॉट कंटेनिंग ओरिजिन। वही काम अब हमने किसके लिए कर लिया? 1,0 के लिए। ट्रू आने का मतलब वो वाली साइड जहां 1,0 लाई करता है, फॉल्स आने का मतलब वो साइड जहां ये पॉइंट लाई नहीं करता है। यहाँ भी जो बेस है वो इस बात को लेकर किया जा रहा है कि हाफ प्लेन में किसी भी हाफ प्लेन का एक पॉइंट अगर इन इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है तो उस हाफ प्लेन के सारे पॉइंट उस इन इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। अगर 10 ने इस इन इक्वेशन को सेटिस्फाई किया तो 10 की तरफ वाले सारे पॉइंट्स इसको सेटिस्फाई करेंगे। ठीक है, मैंने 1,0 लिया, आप चाहते तो 0,1 भी ले सकते थे, आप -1,0 भी ले सकते थे, दैट इज अप टू यू। लेकिन कोशिश ये करो कि आप पॉजिटिव एक्स या पॉजिटिव वाई का ही पॉइंट लेकर चेक करो तो थोड़ा इजी रहता है। और पॉजिटिव एक्स पॉजिटिव वाई मैंने इसलिए भी बोला बिकॉज while dealing with LPP we are always given a condition that x is greater than equal to 0, y is greater than equal to 0 होती है ना ये कंडीशन। तो पॉजिटिव एक्स या पॉजिटिव वाई को लेकर सॉल्व कर लो तो बेटर रहेगा। तो जहां आपको लगे ना लाइन खुद ओरिजिन में से निकल रही है वहां आप इस तरह से चेकिंग कर सकते हैं।
वन मोर प्रिकॉशन दैट यू मस्ट कीप इनटू अकाउंट इज कि ये जो मैंने इसमें शेडिंग की ना, इस तरह से आपको नहीं करना है। एक प्रिकॉशन और है, आप लोग ध्यान रखिएगा प्लीज। ऐसी गलती बहुत सारे बच्चे करते हैं। 11th के भी हमने एनुअल के पेपर चेक किए तो बहुत सारी जगह हमें प्रॉब्लम आ रही थी। बच्चे क्या करते हैं, मान लो इसके नीचे का एरिया लेना, इसको शेड कर दिया। इस लाइन के ऊपर का एरिया लेना है, इसको भी शेड कर दिया। ठीक है, इस लाइन के भी ऊपर का एरिया लेना है कंटेंट, तो इसको भी शेड कर दिया। अब मुझे ये बताना जरा, इसका कॉमन रीजन कैसे निकालोगे? ये तो एक खिचड़ी पकाने वाला काम हो गया। ठीक है, बड़ा मिक्सचर सा बन गया। इस मिक्सचर में से आप कैसे सर्च करोगे कि आपका फिजिबल रीजन कौन सा है? ये तो एक स्पाइडर वेब होता है ना, स्पाइडर वेब जैसा स्ट्रक्चर बन गया। और एक्चुअली देखिए तो इसका आंसर ये है। अब ये इतना सा आंसर ढूंढना, दिस इज नॉट इजी व्हेन यू डू सच टाइप ऑफ शेडिंग। ऐसी शेडिंग करके बेटा इसको ढूंढने बैठोगे, एक आधा पॉइंट छूट जाएगा या कोई गलत पॉइंट इंक्लूड हो जाएगा, और फिर क्या होगा कि हमारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। इसलिए ऐसे केसेस में हमें क्या करना है, हमें इस तरह से शेडिंग्स नहीं करनी। ये अप्रोच ही गलत है बिल्कुल भी। ऐसी शेडिंग तब तक तो ठीक है जब एक सिंगल इनइक्वेशन हो, लेकिन अगर एक से ज्यादा इनइक्वेशंस हैं तो फिर बेटर क्या रहता है कि आप डिसीजन इस हिसाब से लो। जैसे मान लो ये लाइन थी, अभी जो मैंने ग्राफ बनाया था, मैं कुछ उस तरह का ही स्ट्रक्चर ले लेती हूँ। ये है, मान लो सपोज करो इस लाइन का ओरिजिन वाला हिस्सा है, तो ओरिजिन ये है ना, कंटेनिंग द ओरिजिन है, तो कंटेनिंग द ओरिजिन ये वाला पॉइंट हो गया। आप दो एरोज लगाओ दोनों कॉर्नर्स पे। फिर इस दूसरी लाइन का अवे फ्रॉम ओरिजिन लेना है। इसका आपको इसका कौन सा पार्ट लेना है, विच इज अवे फ्रॉम ओरिजिन। अवे फ्रॉम ओरिजिन, ओरिजिन से दूर, ओरिजिन ऊपर की तरफ है ना, तो आप इसका ये वाला पार्ट लोगे। दो एरो इस पर लगा दिए। ये जो तीसरी लाइन है ये वाली, सपोज करो इसका भी हमें अवे फ्रॉम ओरिजिन लेना है, तो इसका अवे फ्रॉम ओरिजिन ये आ गया। ठीक है, अब आप जो एक लाइन से शुरू, एक कॉर्नर से शुरू हो जाओ। ठीक है, इस पॉइंट पर नीचे वाला हिस्सा, फिर इस लाइन पर आ गए, इसके भी नीचे वाला हिस्सा, फिर इस पर आ गए, इसके ऊपर वाला हिस्सा। तो देखो मेरे ख्याल से बेटर वे में आप इसे शेड कर पाओगे और आपको पॉइंट भी एक्सप्लिसिटली बहुत अच्छे से मिल जाएंगे। तो ये नीटनेस जो है ना, दिस नीटनेस इज गोइंग टू हेल्प यू इन सॉल्विंग दिस क्वेश्चन। ये नीटनेस नहीं होगी तो आपको खुद कंफ्यूजन हो जाएगा कि मुझे क्या लेना है और क्या नहीं लेना है। तो ये चीज ध्यान रखनी है सबने। एरोज लगा के रखो ऊपर और नीचे की तरफ। उस एरो से अगर आपका ये फिजिबल सॉल्यूशन सही आया ना, तो आपकी एलपीपी भी ठीक सॉल्व हो जाएगी। यही गलत निकलेगा तो कॉर्नर्स गलत निकलेंगे, कॉर्नर्स गलत निकलेंगे तो आंसर गलत निकलेगा। और दूसरी प्रिकॉशन मैंने क्या बताई थी आप लोगों को? दूसरी प्रिकॉशन ये बताई थी कि ग्राफ पेपर को भी टेकन फॉर ग्रांटेड मत लो। आपको पॉइंट ए चाहिए, बेशक आपने ग्राफ पेपर से रीड कर लिया, लेकिन एक बार ए पॉइंट में से निकलने वाली जो भी लाइन है ना, उसकी इक्वेशन में पुट करके देख लो सेटिस्फाई करता भी है कि नहीं। हो सकता है माइनर सा अंतर आ रहा हो, क्योंकि आपको मिलीमीटर वाला ग्राफ दिया जाता है पेपर में, और एमएम वाले ग्राफ में आपकी पेंसिल 1 mm भी सरक गई ना, तो पॉइंट्स में कई बार बहुत बड़ा डिफरेंस आ जाता है, क्योंकि थाउजेंड्स में भी होती है फिगर। तो इसलिए ये चीज ध्यान रखनी है कि जो भी आपके कॉर्नर पॉइंट्स आपने ग्राफ से उठाए, एक बार उनको पुट करके देख लो। सब में नहीं पुट करना होता। ए को कहाँ पुट करोगे? ए पॉइंट दो लाइंस का इंटरसेक्शन है, तो उन दो में से किसी एक में। ऐसे बी को बी वाली दो लाइंस में से किसी एक में। वो आपको पता होता ही है, देख के पता चल जाता है किसकी कौन सी लाइन है। तो इस तरीके से चलकर आप अपने क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो अब मेरी तरफ से जो एलपीपी का चैप्टर है ये कंप्लीट हो जाता है। रही बात प्रैक्टिस की, तो जितनी ज्यादा आप क्वेश्चंस करके देखोगे उतना आपको बेनिफिट मिलेगा। केसेस मैंने ऑलमोस्ट सारे डिस्कस कर लिए। यूनिक सॉल्यूशन का केस कब आएगा? व्हेन वी गेट मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू एट अ सिंगल पॉइंट ओनली, एक पॉइंट पर आती है तो। ठीक है, नो सॉल्यूशन का केस कब आएगा? व्हेन फिजिबल सॉल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट। फिजिबल कॉमन पार्ट आया ही नहीं, जब कॉमन पार्ट आएगा ही नहीं तो सॉल्यूशन भी नहीं आएगा। और इनफाइनाइट सॉल्यूशंस कब आएंगे? जब मिनिमम या मैक्सिमम जो भी वैल्यू निकालनी थी वो दो पॉइंट्स पर आ गई।
तो उन दोनों पॉइंट्स को मिलाने वाली लाइन सेगमेंट का हर पॉइंट ऑप्टिमल सॉल्यूशन देगा, वहां इनफाइनाइट सॉल्यूशन आ जाएगा। ऐसा एक एग्जाम्पल है आपकी बुक में, आप उस एग्जाम्पल को स्टडी कर सकते हैं। बाकी इस टॉपिक से रिलेटेड जितनी बारीकियां थी, जितनी इससे रिलेटेड डेफिनेशंस थी, वो सारी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी। देयर इज नो नीड टू कैरी आउट द क्वेश्चंस बेस्ड ऑन फॉर्मुलेशन, देयर इज नो नीड टू सॉल्व द क्वेश्चंस व्हिच आर बेस्ड ऑन अनबाउंडेड फिजिबल रीजन, क्योंकि अनबाउंडेड फिजिबल रीजन करंट सेशन के लिए हमारे सिलेबस में नहीं है। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 3 ऑफ एक्सरसाइज 14.2 इज अ केस ऑफ इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। इसे आप स्टडी कर लीजिएगा। बाउंडेड वाली सारी बातें मैंने आपको बता ही दी है। इसके अलावा जो एक पॉइंट है वो है एक्सट्रीम कॉर्नर मेथड क्या होता है। आपसे ये पूछ लिया जाए तो आप क्या बोलेंगे? एक्सट्रीम कॉर्नर मेथड सेज that optimal feasible solution will exist only at one of the corners. Kindly go through the questions, go through the information given on these two pages. ठीक है, ये दो पेजेस हैं, पेज नंबर 12 एंड पेज नंबर 13। पेज नंबर 12 और 13 पर जो कंटेंट आपको दिया हुआ है, यहाँ भी कुछ डेफिनेशंस, कुछ चीजें बताई गई हैं, इनको आप स्टडी कर लीजिए। सब कुछ मैंने एक्सप्लेन कर दिया, सिर्फ अनबाउंडेड का केस छोड़ दिया क्योंकि अनबाउंडेड फिजिबल रीजन सिलेबस में नहीं है।